डिस्कस तो नहीं करना था ना आज? नहीं, कहाँ छोड़ा था? लास्ट क्लास क्या थी, मतलब क्या पढ़ा था? फ्रीडल क्राफ्ट स्टार्ट कर दिया था। FCl का लेशन, अच्छा रिएजेंट बता दिए थे ना सारे, मैकेनिज्म भी बता दिया था कि कितने तरह के रिएजेंट यूज कर सकते हैं और एल्काइलेशन में किस तरह से प्रोसेस होता है। अब एग्जाम्पल करने, देखो एग्जाम्पल्स बेसिकली आप करने से पहले इसके लिमिटेशन भी जान लो, पर एल्काइलेशन एसाइलेशन के सेम ही होते हैं। देखो लिमिटेशन क्या है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के? नंबर 1, जहां भी कार्बोकेटायन बन गया वहां पे रीअरेंजमेंट भी होगा। तो अगर हम ये चाहें कि हर बार नॉर्मल एल्काइल बेंजीन बन जाए, सपोज बेंजीन है और उसको आपने प्रोपाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो अगर आप सोच रहे कि एन प्रोपाइल बेंजीन ही बनेगा, तो नहीं, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बोकेटायन अगर बनता है तो वो अच्छी हुई थी, कोई एक बार भी मतलब पावर कट नहीं था। आगे वापस, ठीक है। तो फर्स्ट लिख लेते हैं लिमिटेशन, कार्बोकेटायन में अंडरगो रीअरेंजमेंट। ये लिमिटेशन कैसे है कि हमें नॉर्मल एल्काइल बेंजीन नहीं मिलेगी, एन एल्काइल बेंजीन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हम बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो प्रोडक्ट बनना चाहिए एन प्रोपाइल बेंजीन, पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? क्यूमीन। ठीक है, रीजन इज रीअरेंजमेंट। अब आप नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड को जब AlCl3 से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ कार्बोकेटायन बन सकता है, बिकॉज बनेगा ही सही, 1 डिग्री तो है, लेकिन रीअरेंज करके किस में चेंज हो जाएगा? 2 डिग्री। अब ज्यादा से ज्यादा कंसेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन में वो किसकी रहेगी? 2 डिग्री की। और अगर 2 डिग्री ज्यादा है तो बेंजीन का अटैक होके हमें मेजर प्रोडक्ट यही मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इसकी पहली लिमिटेशन हो गई कि हम एन एल्काइल बेंजीन जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे इस मेथड से। अनम्यूट कर दे। डन। हो गया सबका? दूसरी लिमिटेशन क्या है कि अगर आप एल्काइल बेंजीन बनाते हैं, जैसे आपने मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई थी तो टॉलुइन बन गया। अब टॉलुइन और बेंजीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ऑब्वियसली टॉलुइन है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहे हो। तो अगर टॉलुइन बन गया है तो अब फर्दर अटैक, क्योंकि एक साथ तो ऐसा नहीं ना 100% मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ फ्रैक्शन ही रिएक्ट करता होगा। तो अब रिमेनिंग जो भी बचेगा रिएजेंट, वो बेंजीन की बजाय टॉलुइन पे अटैक करेगा। तो क्या होगा? पॉली सब्सटीट्यूशन। तो जो हम नहीं चाहते हैं वो भी प्रोडक्ट बन रहा है। हमें चाहिए था सिर्फ टॉलुइन, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइमिथाइल बेंजीन, ट्राइमिथाइल, टेट्रामिथाइल, मतलब मिक्सचर ऑफ
प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो वो भी एक इसकी लिमिटेशन होगी। और ऐसा हर उस रिएक्शन में होता है जहां प्रोडक्ट, बनने वाला प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट से ज्यादा रिएक्टिव हो, तब फर्दर रिएक्शन होती चली जाती है, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते। क्लियर? तो सेकंड लिखेंगे पॉली सब्स्टिट्यूटेड products will also form. For example, अगर हमने बेंजीन की रिएक्शन कराई है CH3Cl AlCl3 के साथ, तो हमें सिर्फ टोलुइन नहीं मिलेगा, हमें इसके साथ बाकी बाय प्रोडक्ट्स में, अच्छा यहाँ पे आप पोजीशन देखना, जाइलिन बोलते हैं हम, 2 मिथाइल लग जाते हैं तो, फिर तीसरा 1,2,4 ट्राइमिथाइल, फिर चौथा, ठीक है बस काफी है, मतलब हेक्सामिथाइल तक जाएगा। हम ये नहीं कह रहे मेजर बन रहे, मेजर तो पहले वाला ही बन रहा है, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती एक हम इन प्रोडक्ट्स को बनाना ही नहीं चाह रहे थे, तो ये एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो क्या होगा, ईल्ड तो पुअर हो जाएगी ना। तो अगर केवल टोलुइन बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ओनली टोलुइन ही चाहिए, बेंजीन को एक्सेस में लेंगे। जैसे बताया था ना वहां पे फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन में भी, अगर मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट ही ओनली चाहिए, तब हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे भी एल्केन को एक्सेस में, तो यहाँ बेंजीन को एक्सेस में रखेंगे, तो इनके बनने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब तो प्रोबेबिलिटी पे चला गया, रिएक्टिविटी पे रही नहीं गई बात, बेंजीन ही ज्यादा है, तो जितना भी आपके पास रिएजेंट है वो मैक्सिमम किस पे अटैक करेगा, बेंजीन। क्लियर? तो ये हो गया सेकंड लिमिटेशन। थर्ड, अगर आप चाहें कि विनाइल बेंजीन बन जाए, ठीक है, या फिर बायफिनाइल बन जाए, तो क्या फ्रीडल क्राफ्ट से बन सकता है कभी? उसके लिए हमें क्या चाहिए, विनाइल हैलाइड, और विनाइल हैलाइड कार्बोकेटायन बनाएगा ही नहीं, तो विनाइल हैलाइड, फिनाइल हैलाइड, इन सब के साथ भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती, ठीक है। नेक्स्ट है CH2, विनाइल ले लो चाहे फिनाइल ले लो, या जहां से भी कार्बोकेटायन नहीं बन सकता, ब्रिज हेड या एल्काइनाइल, ये सब के सब कार्बोकेटायन नहीं बनाएंगे, कैन नॉट फॉर्म कार्बोकेटायन, therefore cannot use as Friedel-Crafts reagent, इसलिए इनको हम फ्रीडल क्राफ्ट के रिएजेंट की तरह यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल है। नंबर 4, अब 4 और 5 समझने की बात है। नंबर 4 और 5 को हम एक साथ याद कैसे रखते हैं, पहले लिमिटेशन सुन लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन NH2NHR या NR2 जैसे ग्रुप के साथ जो बेंजीन अटैच है उसमें नहीं होता, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है हाईली -M वाले, उनके साथ भी नहीं होता। तो कहने का मतलब हाईली एक्टिवेटिंग NH2NHR NR2 जैसे ग्रुप, या हाईली डीएक्टिवेटिंग -M के ग्रुप, दोनों ही कंडीशन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। ये तो तरीका हुआ याद रखने का, ठीक है, लेकिन हम रीजन देखते हैं कि रीजन क्या है। तो यहाँ पे pH NH2, pH NHR and pH NR2 will not give Friedel-Crafts reaction. मैंने एल्काइलेशन नहीं लिखा है, रिएक्शन लिखा है। एसाइलेशन में भी यही लिमिटेशन रिपीट होगी, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट
एल्काइलेशन होगा या अगला एसाइलेशन, दोनों में ही इन ग्रेन्स के अंदर कभी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती ही नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हमारे पास हमेशा क्या मौजूद है? लुईस एसिड। आपने सपोज CH3Cl AlCl3 लिया है ना। अब यहाँ पे हमारे पास जब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में लुईस एसिड मौजूद है और ये आपका लुईस बेस है, तो सबसे पहले फास्टेस्ट क्या होता है? एसिड बेस, यानी NH2 तो AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा NH2 प्लस AlCl3 माइनस। ठीक है, अब रिएक्शन इसलिए नहीं हो रही है कि रिंग आपकी हाईली डीएक्टिवेटेड हो चुकी है, अब इस पे आपका इलेक्ट्रोफाइल यानी एल्काइल जो भी है वो अटैक नहीं कर पाएगा। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल पुअर है इसलिए अटैक नहीं कर रहा? फिर नहीं, मैं इसके आगे की बात कर रही हूँ। जैसे डीएक्टिवेटेड रिंग है, नाइट्रोबेंजीन भी आएगा, हम बोल रहे हैं उस पर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो रही, तो उसका रीजन क्या है कि डीएक्टिवेटेड। इसको हम यहां तक तो ले आए कि रिंग कैसी हो गई? हाईली डीएक्टिवेटेड। अब इसके बाद आगे का पॉइंट है कि हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग पर रिएक्शन जो है वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ऐसा तो नहीं है नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता, देता है ना, कराया था, बेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनाया था, हैलोजिनेशन भी कराते हैं, नाइट्रेशन भी कराते हैं, सल्फोनेशन भी कराते हैं, तो फिर ये फ्रीडल क्राफ्ट पे क्यों नहीं हो रहा डीएक्टिवेटेड पे? क्या इलेक्ट्रोफाइल वीक है? नहीं, इलेक्ट्रोफाइल तो वीक नहीं है, बल्कि अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बोकेटाइन तो मतलब पॉजिटिव चार्ज दिखावे का भी नहीं रखता, उसके पास सच में कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। तो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल तो अच्छा ही माना जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो रीजन ये है कि रिएक्शन जो है वो हमेशा एक ही पाथ पे नहीं चलती, उसके मल्टीपल पाथ होते हैं, कहीं भी निकल सकती है। और रिएक्शन डिपेंड करता है कि फास्ट क्या हो रहा है। अगर रिंग एक्टिवेटेड थी या नॉर्मल थी तो कार्बोकेटाइन अटैक कर रहा था रिंग के ऊपर, लेकिन अब रिंग हाईली डीएक्टिवेटेड है तो कार्बोकेटाइन उस पर अटैक नहीं करके दूसरी रिएक्शन जैसे एलिमिनेशन या पॉलीमराइजेशन वो रिएक्शन देने लग जाते हैं, यानी वो अपना पाथ चेंज कर लेता है। तो हमें जिस पाथ से प्रोडक्ट मिल रहा था उस पर नहीं मिल रहा, उसने अपना पाथ दूसरा चूज कर लिया, प्रोडक्ट दूसरे बनने लगे। तो हमारा पॉइंट तो ये था फ्रीडल क्राफ्ट हुई कि नहीं हुई? तो फ्रीडल क्राफ्ट तो नहीं हुई। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या है अगले पॉइंट में लिखेंगे, क्योंकि हाईली डीएक्टिवेटेड तक पहुंच गए। अगला पॉइंट भी यही है कि हाईली डीएक्टिवेटेड पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, तो इसका रीजन देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में। हाईली डीएक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड, बस माइल्ड नहीं होना चाहिए, rings will not give Friedel-Crafts reaction. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप है जी ग्रुप जो एक -m का ग्रुप है, तो इस रिंग पे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हुई। अगर हैलोजन है तो हो जाएगी, +m का ग्रुप है ना तो हो जाएगी। दो डीएक्टिवेटर ऐसे भी तो थे जो माइल्ड थे, हैलोजेंस, नाइट्रोसो, ठीक, उनके साथ रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर -m का ग्रुप है तो फिर रिएक्शन नहीं होगी। रीजन क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? कार्बोकेटायन में अंडरगो पॉलीमराइजेशन और एलिमिनेशन। तो हमने पॉसिबिलिटी बताई है कि कार्बोकेटायन के पास और क्या क्या पाथ हैं रिएक्शन देने के लिए, एलिमिनेशन और पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ बेंजीन बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है, उस पर अटैक नहीं हो रहा है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है, तो इतनी देर में कार्बोकेटायन या तो एलिमिनेशन दे देगा या पॉलीमराइज कर जाएगा, पर बेंजीन पे अटैक होकर हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है।
तो लिमिटेशंस हो गई टोटल, है ना, ये जितनी भी हैं सारी लिमिटेशंस हो गई। अब जब क्वेश्चन पे इन्हें अप्लाई करना होता है ना, तब आपको ये ध्यान रखना पड़ता है। लिमिटेशन पढ़ के तो समझने में आ जाती है, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम हमें क्या ध्यान रखना है। कहाँ तक लिखा, ये लिख लिया फोर्थ वाला? हुआ कंप्लीट फोर्थ वाला सबका? चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, कौन सी रिएक्शन सही प्रोडक्ट बता रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिपोर्ट करेक्ट मेजर प्रोडक्ट। फर्स्ट अगर हम लेते हैं यहाँ पे एनिलीन और रिएक्शन कराते हैं CH3 CH2 Cl AlCl3 के प्रेजेंस में, then we are getting para ethyl aniline। नंबर 2 अगर हम लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन CH3Cl AlCl3, यहाँ बनता है मेटा नाइट्रोटोलुइन। C chlorobenzene with CH3Cl AlCl3 parachlorotoluene। चेक करो, रीजन दोबारा बता दें। रीजन ये दिया था मैंने कि कार्बोकेटाइन जो है वो केवल बेंजीन पे अटैक करने के लिए नहीं बैठा है। अगर वहां रिएक्शन स्लो गई है तो कार्बोकेटाइन के पास और भी पाथवे हैं जिससे वो रिएक्शन दे सकता है, जैसे पॉलीमराइजेशन और एलिमिनेशन। ये तो मैंने जानबूझ के चारों ही फ्रीडल क्राफ्ट लिए हैं क्योंकि अभी हम वही पढ़ रहे हैं तो उसी को अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज तो कोई भी रिएक्शन मिक्स होके आ सकती है ना, तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है। फिलहाल चेक करें, फर्स्ट में नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड, तो जब ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट के बाद नहीं पढ़ के जनरल पढ़ते हैं ना सब रिएक्शंस के बीच में, तो हम केवल डायरेक्टिव इफेक्ट देख रहे होते हैं कि अच्छा नाइट्रो से बन गया मेटा नाइट्रोटोलुइन तो सही है, ठीक है, NH2 से हमने पैरा पे अटैक करा दिया। तो ये ध्यान रखना है कि रिएक्शंस हमेशा फ्रीडल क्राफ्ट जैसे ही दिख जाए तो आप इन रिंग्स पे मत कराना। थर्ड हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन में क्या दिक्कत है?
बोला था ना माइल्ड डीएक्टिवेटर नहीं होना चाहिए, उसमें रिएक्शन हो जाती है। जो हमारी लिमिटेशन थी वो -M ग्रुप के साथ थी। क्लियर? तो क्लोरोबेंजीन में रिएक्शन हो जाएगी। अब आप .3 से अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो वहां इसीलिए मैंने स्पेशली लिखा था कि क्लोरोबेंजीन या विनाइल क्लोराइड कार्बोकेटायन नहीं बना सकते। तो कार्बोकेटायन नहीं बनाना उसको, कार्बोकेटायन तो इसको बनाना है, अटैक इस पे होना। तो ये ध्यान रखना। और देखो फोर्थ में भी यही पॉइंट है, आपके पास बेंजाइल क्लोराइड है और क्लोरोबेंजीन है, तो कार्बोकेटायन यहां से बनेगा और अटैक इसके पैरा पे कर देगा। अच्छा एक मिनट, नहीं गलत हो गया ना, अरे अटैक जिस पे हो रहा है वो क्लोरीन लगाना भूल गए, तो वैसे वो रॉन्ग था, पर क्लोरीन लगा दिया, इसके पैरा पे आएगा ना बेंजाइल कैटायन, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्लोरोबेंजीन नहीं देता रिएक्शन। ये हम क्यों बोल रहे हैं? एज अ रिएजेंट मत लेना उसको, वो कार्बोकेटायन नहीं बनाता, लेकिन क्लोरोबेंजीन पर अटैक हाँ वो हो सकता है। क्लियर अब ये पॉइंट सबको? कोई डाउट अब इसमें? नहीं? चलो अब एग्जांपल्स करो इसके। अच्छा एक और पॉइंट, पहले एग्जांपल से पहले एक पॉइंट और, कि अगर अब क्वेश्चन ही आ जाए कि हमें एनिलीन से बनाना ही है पैरा टोलुडीन, कहते हैं इसको कॉमन नेम, पैरा मिथाइल एनिलीन इज नोन एज टोलुडीन। टोलुइन में बस डीन लगा दिया, टोलुडीन हो गया। कार्बोक्सिलिक होता है टोलुइन में, तो टोलुइक एसिड बन जाता है। ठीक है, और टोलुइन में NH2 लगा तो क्या बोलते हैं इसको? तो फिलहाल ये पैरा है, कॉमन नेम है। एनिलीन से बनाना है पैरा टोलुडीन, अब बनाना ही है तो कैसे बनाएंगे? नहीं एनिलीन से ही बनाना है। देखो सबसे, हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि NH2 एज अ बेस एक्ट कर रहा था। अगर आप NH2 को प्रोटेक्ट कर दो, कि वो रिएक्शन में प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है कि किसी मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को लेस रिएक्टिव में बदल दो ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, तो उसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप। अगर इस ग्रुप का प्रोटेक्शन कर दें फिर रिएक्शन कराएं तो बेंजीन पे होगी, और लास्ट में डी प्रोटेक्ट कर दें, यानी जो भी ग्रुप हमने इस पे इम्पोज किया था वो अब हटा लें। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप। क्या करना होगा NH2 को प्रोटेक्ट करने के लिए? एसाइलेशन। अब आपको एसाइलेटिंग एजेंट पता है, एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, AC2O। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? एसाइलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप जब भी फिनॉल में या एनिलीन में एसाइलेशन करते हैं तो OH और NH2 ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाते हैं। कैसे? वही SN2TH, ये जाके अटैक करते हैं। ठीक, कई बार आपको इसके साथ पिरिडीन भी लिखा हुआ मिलेगा, था ना पिछले ORM1 में। तो ये पिरिडीन क्या करता है, जब NH2 लोन पेयर देता है इसको तो इस पे प्लस आ जाता है, तो उससे H+ निकाल के ले जाने का काम करता है। बस पिरिडीन बेस की तरह काम करता है। नहीं भी डालते दिखाते तो भी रिएक्शन होगी, डालेंगे तो रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगी। क्लियर? ठीक है, अब क्या बन जाएगा यहाँ पे? इस कंपाउंड का नाम होता है, पहले तो बना लें, यहां से H यहां से Cl- किया, सीधे बनाना है ना, अब हम मैकेनिज्म से नहीं जा रहे, तो क्या बन गया? NHCOCH3। इसको कहा जाता है एसिड एनिलाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एसिड एनिलाइड। एसिटाइल ग्रुप एनिलीन के साथ क्या बन गया? अमाइड, मतलब लिंक कर सकते हो एसिड एनिलाइड, एसिटाइल और एनिलीन से बना हुआ अमाइड। अब अमाइड है तो क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? पुअर। नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन में भी डिलोकलाइज कर रहा है और कार्बोनिल के साथ भी डिलोकलाइज कर रहा है, तो क्या ये बेस की तरह एक्ट करता है अमाइड? अमाइड बेस की तरह एक्ट नहीं करता। तो अब हम आसानी से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा सकते हैं, CH3Cl AlCl3 है तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, बल्कि ग्रुप इतना है कि अटैक कहाँ होगा? पैरा पे। तो मिथाइल जाएगा पैरा पोजीशन पे, NHCOCH3
चलो अब आखिरी काम है कि इसको हटाना है। अमाइड को, एस्टर को, सबको हटाना बहुत ही आसान है। क्या करना पड़ता है? हाइड्रोलिसिस। कुछ भी नहीं करना, तोड़ दो इनको, हाइड्रोलिसिस कर दो। इधर एच और इधर OH। तो इन ग्रुप्स को, ऐसे ग्रुप्स को सेलेक्ट करना पड़ता है जो आसानी से हट भी जाए। हाइड्रोलिसिस किया, फाइनली आपको फिर से क्या मिल गया? NH2। है समझ में कैसे बनेगा पैराटोलुडीन? तो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप था प्रोटेक्शन, फिर हमने रिएक्शन करा दी और लास्ट में डी प्रोटेक्ट कर। एनसीईआरटी में भी है ये रिएक्शन। तो एनिलीन और फिनॉल में आगे भी आप देखोगे रिएक्शन, एनिलीन में हैलोजिनेशन कराना होता है या नाइट्रेशन भी अगर हम कराते हैं तो पहले NH2 को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है। कोई डाउट है इसमें? अब चलो, जिन लोगों ने लिख लिया एग्जाम्पल स्टार्ट करो। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड के साथ
ठीक है, स्टार्ट करो पहले से, सारे मत लिखो, पहले एक एक बनाते जाओ। फर्स्ट बन गया, ठीक है, क्या बनेगा? टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। अब Cl को यहां से हटाएंगे पहले, कार्बोकेटायन, फिर रीअरेंज करके 3 डिग्री पे जाएगा, तब बेंजीन के साथ अटैक दिखा के यहाँ हम बनाएंगे टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, जैसे फर्स्ट है सेम वैसे ही सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड करके देखो। ये है आपका नियोपेंटाइल क्लोराइड। बना, ठीक है। नियोपेंटाइल से आपने पहले बनाया 1 डिग्री कार्बोकेटायन, अब कौन शिफ्ट करेगा? मिथाइल शिफ्ट, फिर इस पे बेंजीन का अटैक दिखा के, तो यानी हमें मिलेगा 1,1-डाइमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। हालांकि इसका नाम तो उल्टा बोलना चाहिए, क्योंकि बाहर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, तो बाहर वाली चेन मेन चेन होनी चाहिए। अगर IUPAC नेम बोले तो 1, 2, 3, 4, 2 मिथाइल 2 फिनाइल ब्यूटेन, क्योंकि एरोमेटिक में हम यही देखते हैं ना, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होते हैं मेन चेन उसी को मानते हैं, चाहे कार्बन कितने भी कम हो। नेक्स्ट, थर्ड। रिएजेंट थोड़ा सा चेंज किया है, बस इसमें ही चेंज किया है मैंने, बाकी तो अभी सभी वही रखे। अब अल्कोहल ईथर वाले भी लेंगे एग्जाम्पल, पर पहले एल्काइल हैलाइड से ले रहे थे। थर्ड वाले में आप देखो, जब हमने बोला था कि C डबल बॉन्ड C पे H+ आता है, तो भी क्या बनता है? कार्बोकेटायन। इस डबल बॉन्डेड किसी भी एक तरफ से कार्बन से ये H+ जब अटैक करेगा, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी। दो ही तो है पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इस H के साथ बॉन्ड बनाने में चले गए, तो एडजेसेंट कार्बन पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब साइक्लोब्यूटाइल कैटायन है, रीअरेंज करेगा कि नहीं? CPM में जाएगा, ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके। अब ये CPM पे आप टॉलुइन का अटैक दिखाएंगे, तो टॉलुइन में पैरा पोजीशन पे आएगा, ये मेजर प्रोडक्ट पूछा है क्योंकि। तो CH2 मतलब जो CPM है वो पैरा पे हमने अटैच कर दिया। नंबर 4 करके देखो। क्या बनेगा? ये बनेगा ट्राइफिनाइल मीथेन, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 बार रिएक्शन होगी, बेंजीन एक्सिस में है। पहले आपके पास यहाँ बनेगा CHCl2+, ठीक है, बेंजीन इस पे अटैक करेगा, तो फर्स्ट कंपाउंड बना PHCHCl2। समझ आया? पहला। दूसरी बार फिर से रिएक्शन होगी, इधर लिख लेते हैं, एक और Cl गया, फिर से क्या बन गया? PHCH+Cl। बेंजीन फर्दर फिर अटैक करेगा, तो क्या बन गया? PH2CHCl।
क्लियर यहां तक? तीसरी बार फिर रिएक्शन होगी क्योंकि AlCl3 तो है ही सही, यहाँ पे बन जाएगा डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, बल्कि लास्ट वाली रिएक्शन ही क्या होगी सबसे ज्यादा फास्ट, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो क्या बनेगा PH3CH। बार बार बेंजीन अटैक कर रहा है ना, एक्सेस में ले रखा है, तो कुल मिला के देखें तो 3 बार सब्स्टिट्यूशन होना था, 3 हैलोजन थे, एक एक करके तीनों रिप्लेस हो गए। तो क्या प्रोडक्ट कहलाएगा ये? ट्राइफिनाइल मीथेन, है ना। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स को ऐसे ही नेम करते हैं, ओपन चेन को मेन चेन मानते हैं, तो ये कहलाएगा ट्राइफिनाइल मीथेन। नहीं आया क्या समझ में? आ गया? तो अब अपने आप करो फोर्थ वाला, सॉरी फिफ्थ वाला। सेम तो है, बिल्कुल वैसे ही है, पर 4 बार सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। तो है तो आपके पास सेम रिएक्शन, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा इस बार? 3 बार तो हो जाएगा PH3CCl। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PH4C कैन नॉट फॉर्म ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। तो क्लोरोफॉर्म के साथ 3 बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी 3 बार ही सब्स्टिट्यूशन हुआ। चौथी बार हो सकता था, लेकिन क्राउडिंग इतनी बढ़ गई, एक कार्बन पे ऑलरेडी 3 फिनाइल आ चुके हैं, तो अब चौथा फिनाइल उसके ऊपर नहीं अटैक करेगा, इसलिए इसमें फिफ्थ में भी आपको 3 स्टेप तक ही रिएक्शन मिलेगी। स्टेरिक क्राउडिंग तो फिर रीजन क्या दिया? अगर स्टेरिक क्राउडिंग रीजन नहीं है तो क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि एक कार्बन पे 4 फिनाइल, आज तक हमने टेट्रा फिनाइल मीथेन नहीं देखा। कार्बोकेटाइन जो बन रहा है वो इतना स्टेबल है, फर्दर रिएक्ट नहीं कर रहा। मे भी रीजन हो सकता है कि वो सॉल्ट फॉर्म में तो रहता है ट्राइफिनाइल एरोमेटिक की तरह, लेकिन रिएक्शन इसीलिए नहीं करेगा। पर क्राउडिंग क्यों नहीं? क्राउडिंग नहीं है कि एक कार्बन पे 4 फिनाइल। आप रीजन देखो, बेसिकली केमिस्ट्री में पॉइंट ये है कि ठीक है, कोई ऑथेंटिक बुक में लिखा है तो हम मान सकते हैं कि कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है ही ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, लेकिन अगर प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं PH4C, तो वो कहीं भी नहीं बनता। आप कोई भी रिएक्शन कराओ, चलो इसको छोड़ो, मान लो कि हम ऐसी कोई रिएक्शन लेके आए जिसमें ट्राइफिनाइल मिथाइल पहले से ही ले रखा है और किसी तरह से सब्स्टिट्यूशन कराए, वो भी नहीं करता, तो हिंड्रेंस भी तो एक रीजन हो ही सकता है। अगर रीजन किसी किताब में है, मॉरिसन बॉयड जैसे सॉलोमन्स, तो वेल एक्सेप्टेड, और अगर रीजन सिर्फ किसी का दिया हुआ है तो फिर वही बात है कि एक रीजन हम भी दे रहे हैं, एक रीजन दूसरी तरफ से भी आया, फाइनली प्रोडक्ट नहीं बन रहा। ठीक है, किसी किताब में लिखा है, इंडियन ऑथर की नहीं, ये पक्की बात है, वो सही बात है, वो कुछ भी लिख सकते हैं। आप देखोगे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी मिलते हैं उनकी किताब में, तो कोई भी उठा के कभी भी OP टंडन और ये वो दूसरी किताबें जो भी आप जानते हो, क्योंकि मतलब आप तो फिर भी स्टूडेंट्स हैं या जो ट्रेनीज आते हैं ना, उनको भी हम मना करते हैं कि कोई P सरकार या R सरकार की कोई बुक चलती है वो कर लेंगे, उसके हिसाब से बताएंगे। अच्छे हो सकती है बुक्स क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन जहां कॉन्ट्रडिक्शन आता है ना, वहां पे फिर हम उन पे रिलाई नहीं करते। तो रीजन किसी बुक में है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ भी रीजन मान लो, गलत नहीं कह रही हूं मैं, वो रीजन भी सही हो सकता है, क्योंकि ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन इज एक्सट्रीमली
स्टेबल कार्बोकेटायन। और जो स्टेबल कार्बोकेटायन होते हैं ना, जैसे एरोमेटिक हुआ या ट्राइफिनाइल मिथाइल, ये सॉल्ट फॉर्म में भी रह सकते हैं। सॉल्ट बनाते हैं ना जैसे कैटायन एनायन का, तो ये सॉल्ट बना के Cl- के साथ भी स्टेबलाइज रह सकता है। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो रीजन आप कुछ भी दो। एनीवे, सिक्स्थ वाला करें। इसमें क्या होगा? साइक्लाइजेशन। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि मिथाइल लगा दिया मैंने, तो एक पॉइंट आता है कि जब अटैक होगा वो पोजीशन मिथाइल की मेटा पोजीशन होगी, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है ना, तो रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर ही करानी पड़ेगी। या पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इंट्रामोलिकुलरली 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ आप एक और 6 मेंबर्ड रिंग बना दें, यहाँ रहेगा मिथाइल। तो अटैक जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? मिथाइल के मेटा पोजीशन पे। लेकिन ये जानबूझ के लिए हमने, ताकि ये नहीं सोचें कि हमेशा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ही काम करता है। जहाँ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है वहां फिर हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी होती तो सोचते ना, या तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो यही अटैक होगा। मिथाइल एक बाकी है। अच्छा, इसको फर्दर नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनाना है तो क्या करते हैं? सेलेनियम डाल देते हैं या फिर पैलिडियम कार्बन भी डाल के हीट कर सकते हैं। तो जो नॉन एरोमेटिक रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? डिहाइड्रोजनेट होके एरोमेटिक में, नैप्थलीन बन जाएगा, कहने का मतलब ये मिटा दूं ना 1 2 3 4, काफी ज्यादा यहाँ पे। 4 तक तो लिख लिया सबने, चलो अब 7th वाला बताएं। करो 7th वाला जल्दी से। हो गया 7th कंप्लीट। चलो, फर्स्ट कार्बोकेटाइन कहाँ से बनाया? ठीक है, जहां से रिंग बन सकती है ज्यादा स्टेबल है, तो दोनों ही 2 डिग्री पर हमने ये पोजीशन चूज करी। अब इस पे इंट्रामोलिकुलर अटैक 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, इधर बना देती हूँ। अब ये जो 6 मेंबर्ड रिंग बनी है, इसमें आपके पास देखो एडजेसेंट पोजीशन से ऑल्टरनेट पे क्या मौजूद है? Cl। और जहां से 1 से अटैक करा है 1 पे और क्या मौजूद है? मिथाइल। क्लियर यहाँ तक? आप नंबर डाल के भी देख सकते हो, आपने ये 1 को जोड़ा है ना 6 से, ये है 6। देखो 6 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? पोजीशन देख के भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने लिखा है फिर से बेंजीन और AlCl3। क्या होगा? AlCl3 फिर से Cl को निकालेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, और इसी कार्बोकेटाइन पे अटैक हो जाएगा। ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके
बेंजाइलिक पे आएगा, तब जाके बेंजीन का आप इस पे अटैक दिखाएंगे। आगे यहाँ लिख देते हैं रीअरेंजमेंट। तो ये एक स्टेप है जो ज्यादातर भूल जाते हैं। क्लियर? इस पे बस यही स्टेप ध्यान रखना है कि कार्बोकेटाइन क्यों रीअरेंज कर रहा है बेंजाइलिक पोजीशन पे जाने के लिए। हम्म, कार्बोकेटाइन में मिथाइल के पास तो वैसे भी नहीं पहुंचेगा वो। और वैसे भी आप देखो कि अगर 2 डिग्री बेंजाइलिक है तो वो 3 डिग्री, ये तो बन नहीं रहा, मान लो 3 डिग्री बनता भी तो भी वो बेंजाइलिक पे ही जाना प्रेफर करता है। ज्यादा स्टेबल किधर है? सेकेंडरी बेंजाइलिक। अब मिथाइल के पास तो 2 बार रीअरेंज करके पहुंचेगा। रीअरेंजमेंट के लिए इतना समय थोड़ी होता है, अटैक करने के लिए बाहर बेंजीन भी तो है। तो जितना लिमिटेड टाइम है, इसीलिए तो आप पढ़ते हैं ना कार्बोकेटाइन कितनी बार रीअरेंज कर सकता है ए साइक्लिक सिस्टम में, एक बार, और साइक्लिक में 2 बार। तो ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लगा दिया, मल्टीपल टाइम्स भी होते हैं कई रिएक्शन में रीअरेंजमेंट। लेकिन पॉइंट ये है कि 99% केसेस में आपको ऐसे ही देखने को मिलता है। और वो इसलिए है क्योंकि जो बाहर बैठा है रिएक्टेंट, वो इतना समय थोड़ी देगा कि कार्बोकेटाइन मल्टीपल टाइम रीअरेंज करे, वो अटैक कर देगा। तभी तो लेस स्टेबल से भी माइनर प्रोडक्ट मिलता है ना, प्रोडक्ट तो उससे भी बनता ही है। चलिए 8th वाला देखो। अब आपके पास साइक्लिक ईथर है ना, तो अब इससे कैसे रिएक्शन कराएंगे एक बार इसको समझ ले। तो जैसे ही आपके पास ईथर आता है तो इसमें भी ये किसकी तरह काम करेगा? लुईस बेस। AlCl3 के साथ रिएक्ट किया, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। बस हमें ऑक्सीजन पे ही पॉजिटिव लाना था, क्योंकि ऑक्सीजन अब विड्रॉ करेगा अपना बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जैसे ही ये विड्रॉ करेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों तरफ के कॉर्नर सेम है इसलिए आप कहीं भी अटैक करा सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक तरफ मैं लगा दूं मिथाइल ग्रुप, या यहाँ पे लगा दें मिथाइल फिनाइल कुछ भी, तो बस ये ध्यान रखना है कि जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है अटैक उसी तरफ होगा। क्लियर? अगले वाले में किया है ये पॉइंट हमने। तो यहाँ पे बेंजीन अटैक करेगा। अब ये बॉन्ड टूट चुका है, देखो आपको कैसे बनाना है। बेंजीन के साथ आपने रखा CH2 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 और लास्ट में OH लगा देना। AlCl3 निकल जाएगा अपना काम होने के बाद, और उसके बाद जो बेंजीन से H प्लस हटाया है आपने वो O माइनस को मिल जाएगा। तो सीधे सीधे काम करना है अगर एक स्टेप में, तो आप हमेशा AlCl3 को किससे रिप्लेस कर दोगे? किससे रिप्लेस कर दोगे? H प्लस। तो यहीं पे काम हो जाएगा। नहीं तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, बता ही देती हूँ मैं। ये था O, अब यहां से AlCl3 वापस हटेगा और बेंजीन से जो H प्लस निकला है, H प्लस ये बेंजीन से आया है, तो जैसे ही ये वापस निकल जाएगा AlCl3, आपको मिल जाएगा अल्कोहल। ठीक है, आप कहीं भी देखो AlCl4 माइनस भी बनता है तो वो स्टेबल नहीं हो पाता, फिर Cl माइनस निकल जाता है उसमें से। ऐसे SbCl5 लेकर आते हैं, वो इतना काम तो कर देता है कि Cl माइनस को निकाल के कार्बोकेटाइन बना दे, लेकिन उसके बाद फिर से हैलाइड आयन उसमें से क्या होता है? वापस निकल जाता है। तो पॉइंट ये है कि हम रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में क्यों लेके जाएं। हम पहले ही स्टेप में AlCl3 देख लेंगे कि रिएक्शन करवा रहा है, फिर उसको किससे रिप्लेस करा के काम करेंगे? H प्लस से।
करो अगला। हो गया। किधर अटैक करेगा बेंजीन? अच्छा, इसी प्रोडक्ट में अगर HF और हीट लिखा होता तो क्या होता? H+, ठीक है। HF दे दिया हो तो जानबूझ के बदल बदल के इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको जेई के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना उसमें रिएजेंट ही वो चेंज करके कंफ्यूज करते हैं। तो HF डाल के अगर आपने हीट कर दिया तो काम तो वही होगा, डिहाइड्रेशन होगा, H+ आएगा, है ना, OH2 बन के ये निकलेगा। कार्बोकेटाइन जैसे ही बनेगा, इसमें रीअरेंजमेंट मत कराना क्योंकि फिर साइक्लाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो यहां से आपने जैसे ही ये बनाया, इस पे बेंजीन का अटैक दिखा दो। कितने मेंबर्ड रिंग बनी? 5 बनी ना। 1 2 3 4 एंड 5। हो गया कंप्लीट? ठीक है, चलो अगली रिएक्शन देखते हैं हम। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। FC एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा? एसाइल ग्रुप आएगा, जनरल रिएक्शन। इसमें जो रिएजेंट है, इसी पे फिलहाल रिएक्शन लिख रही हूं मैं। CH3COCl anhydrous AlCl3, product is acyl benzene। तो एल्काइलेशन के लिए एल्काइल कार्बोकेटाइन चाहिए था, एसाइलेशन के लिए एसाइलियम केटाइन चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या रिएजेंट ले सकते हैं। पहला वाला तो कोई भी एसिड हैलाइड AlX3 के साथ बन जाएगा, X- ये लेके जाएगा और क्या बनेगा आपके पास? RCO+। इसे हम बोलते हैं, अब नॉर्मली CH3 लेते हैं तो एसाइलियम, ठीक है, इसको भी जनरल आप एसाइलियम केटाइन कह सकते हैं। इस कार्बोकेटाइन की खासियत क्या है? ये कभी रीअरेंज नहीं करता। क्यों नहीं करेगा ये रीअरेंज? नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट। कैसे करेगा रीअरेंज? ऑलरेडी +M का ग्रुप उसके पास मौजूद है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे सकता है कि नहीं दे सकता? तो वो तो पहले से ही स्टेबल है, इस वजह से इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो एक एक लिमिटेशन हम फ्रीडल क्राफ्ट वाली ओवरकम कर रहे हैं। जैसे पहला था वहां पे कि रीअरेंजमेंट हो जाता है इसलिए एन एल्काइल बेंजीन नहीं मिलता, पर आपको एन एसाइल बेंजीन मिल जाएगा, फिर आप क्लेमेंसन रिडक्शन करा के एन एल्काइल भी बना लोगे। ठीक है। नंबर 2, पॉली सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हो रिंग तो डीएक्टिवेटेड बन रही है। एसाइलेशन के बाद रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ रही है कि घट रही है? कम हो रही है, -M का ग्रुप लग रहा है, तो इसमें फर्दर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। पहले ही पढ़ लिया फ्रीडल क्राफ्ट डीएक्टिवेटेड रिंग्स में होता नहीं है। तो दूसरी लिमिटेशन भी ओवरकम हो गई कि हमें कोई पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तीसरी लिमिटेशन तो वैसे ही नहीं है, इसमें कार्बोकेटाइन विनाइल फिनाइल से बनाना ही नहीं है,
और चौथी और पांचवी इस पे भी एप्लीकेबल है कि NH2NHR NR2 के साथ या हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग के साथ कोई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी, चाहे अल्काइलेशन हो फिर चाहे एसाइलेशन। चलो रिएजेंट लेते हैं पहले दूसरा। और एसाइल हम कैसे बना सकते हैं? देखो एनहाइड्राइड ले लो, कोई भी एनहाइड्राइड लेंगे, फिर से वही पॉइंट है, आप लुइस एसिड जैसे ही डालेंगे तो ये लुइस एसिड कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, वैसे ही ऑक्सीजन किसी भी एक तरफ से हटा दो, अपना बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब मैं डायरेक्ट बना रही हूँ RCOOH और दूसरी तरफ क्या बन गया? RCO प्लस। इधर लिख देते हैं, हो गया जनरेट इससे भी एसाइलियम कैटायन। तो जहां से भी आप एल्काइल कैटायन बना रहे थे वहां एल्काइलेशन हो रहा था, और जहां से भी एसाइल कैटायन बनेगा वहां से एसाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपकी एसाइलेशन के लिए हो गई। और बताओ किससे बन सकता है? एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर। एस्टर से भी बन सकता है। हम लेते हैं एक एस्टर RCOOR-। फिर से आप कोई भी लेस एसिड ले लो, उस लेस एसिड का काम बस इतना ही है कि वो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज क्रिएट करता है? पॉजिटिव चार्ज। आगे का काम हो ही जाता है, ऑक्सीजन अपना बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है और हमें मिल जाता है कार्बोकैटायन। तो ये बना RCOOR-AlX3-O+। फिर से निकल गया ये, तो दूसरी तरफ तो ROH बना दो, R-OH, और जो RCO था उस पे क्या क्रिएट हो गया? पॉजिटिव। तो ये सब रिएजेंट्स है नहीं, है ना, पर रिएक्शन किसके सिमिलर है? एसाइलेशन के। रिएजेंट तो केवल एसिड हैलाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से ही बताई फ्रीडल क्राफ्ट ने, पर ये सब सिमिलर हो गए क्योंकि सब में एसाइल कैटायन बन रहा है। एक और ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड खुद कैसे बनाएंगे? अब थोड़ा सा खुद सोचो, कार्बोक्सिलिक से मुझे एसाइल कैटायन चाहिए, इस बार आपको नहीं, AlCl3 से काम नहीं चलेगा। अगर कार्बोक्सिलिक से OH हटाना है ना तो स्ट्रॉन्गर एसिड लाना पड़ेगा जो कार्बोक्सिलिक को H+ दे सके। तो ये रिएक्शन पढ़ी ना आपने, कैसे देखते हैं? स्ट्रॉन्गर एसिड ही वीकर को H+ दे सकता है। तो इस बार जो भी एसिड लाओगे वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए ना कार्बोक्सिलिक से। तो इस बार हम लेंगे H2SO4 H3PO4, मतलब कहने का है कि स्ट्रॉन्गर एसिड जो इसमें से डिहाइड्रेशन करवा सके। अब जाके कार्बोक्सिलिक से कार्बोक्सिलिक H+ लेगा तभी तो OH2 बनेगा। ठीक है, अब जैसे ही H2O निकलेगा डिहाइड्रेट होके आपको क्या मिल जाएगा? फिर से ठीक है। तो ये हो गई कुल मिला के एक जैसे 4 रिएक्शन जिनमें एसाइल कैटायन बनता है। क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ बोलो बोलो। हम IUPAC में, हाँ, जो प्रायोरिटी टेबल है उसका कोई बेसिस नहीं है कि उसकी वो हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक में सल्फोनिक ही स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि उसका रीजन है H+ जाने के बाद सल्फोनेट आयन ज्यादा स्टेबल बनता है कार्बोक्सिलेट आयन से। एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपकी प्रायोरिटी टेबल नहीं दी गई है। इनफैक्ट कहीं कोई बेसिस नहीं लिखा है कि ये इसलिए बन रहा है। ठीक है, देखो फ्रीडल क्राफ्ट में या एरोमेटिक में क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो रिएक्शन एक रिएजेंट से नहीं होती, कई तरह के रिएक्शन से जुड़ी हुई होती है। इसकी लिमिटेशन में केवल क्या लिख लेंगे? 4 और 5।
कहने का मतलब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, वो इसकी भी लिमिटेशन है। फिर एग्जाम्पल करेंगे सीधे। लिमिटेशन नंबर 4 एंड नंबर 5, लिमिटेशंस ऑफ, हालांकि वहां भी मैंने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखा है, एल्काइलेशन नहीं लिखा। पर वही होता है ना, पढ़ते वक्त हम लोग सीक्वेंस जब देखते हैं, नहीं देखते बाई चांस तो सोच लेते हैं इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। फोर्थ पॉइंट था NH2 NHR NR2 के साथ नहीं करना, और फिफ्थ पॉइंट था माइनस एम का ग्रुप लग रहा है तब भी ये रिएक्शन नहीं करनी है। लिख लिया सबने? क्या? नॉट रीअरेंज, ये जो है ना, ये रीअरेंज नहीं करेगा। कोई भी एसाइल कैटायन रीअरेंज नहीं करेगा। तो अब देखो इसके फायदे क्या है वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल, अब हम चाहें तो एन प्रोपाइल बेंजीन बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? एसाइलेशन के हेल्प से। मुझे बनाना है एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, कोई भी एन एल्काइल बेंजीन बनाना है। तो डायरेक्ट एल्काइलेशन से तो नहीं बन रहा था, लेकिन एसाइलेशन के थ्रू जाओगे तो बन जाएगा। तो सबसे पहले बोलो किसकी रिएक्शन कराएंगे? प्रोपेनॉइल क्लोराइड, क्योंकि प्रोपाइल चाहिए ना, तो कौन सा लेंगे रिएजेंट? प्रोपेनॉइल क्लोराइड। प्रोपेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई AlCl3 की प्रेजेंस में, सीधे लिख दे प्रोडक्ट। तो हमें क्या मिल गया? प्रोपेनॉइल बेंजीन। मतलब वैसे तो नाम इसका हम क्या बोलेंगे? फिनाइल प्रोपेनोन। मेन चेन तो ओपन चेन हो गई ना, फंक्शनल ग्रुप उसके पास है, तो क्या बोलेंगे? फिनाइल प्रोपेनोन। क्लियर? नेक्स्ट, अब इस कार्बोनिल को हटाना है, एल्केन में बदलना है, तो दो रिएजेंट काम करते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो यहाँ पे तो कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई और ग्रुप नहीं है। अगर और कोई ग्रुप होता है तो आगे बताएंगे कि क्लेमेंसन क्या लिमिटेशन रखता है और वुल्फ-किश्नर क्या। तो ZnHG कंसंट्रेटेड HCl एट 150 डिग्री सेल्सियस क्या कराएगा? रिडक्शन। इसको ही हम बोलते हैं, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन। इसका काम क्या होता है? कार्बोनिल को एल्केन में बदलना। यहां अलग से लिख देती हूँ। कोई भी कार्बोनिल है एल्डिहाइड कीटोन वाला, COX या ये कार्बोनिल नहीं होते, ठीक है? कौन सा कार्बोनिल? एल्डिहाइड और कीटोन। इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हैं ZnHG HCl के साथ तो ये CH2 में बदल जाता है, या फिर वुल्फ-किश्नर में क्या होता है? बिल्कुल, N2H4 NH2NH2 हाइड्रोजीन प्लस बेस। सॉल्वेंट के लिए ग्लाइकॉल वगैरह लेते हैं, पर हम इतना भी याद रखें सफिशिएंट है। एक बेसिक मीडियम, एक एसिडिक मीडियम। ये इसलिए लिया जाता है, कई बार हमारे पास जो रिएक्टेंट है ना उसके अंदर ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो एसिड सेंसिटिव है या बेस सेंसिटिव है, तो हमें दोनों मीडियम के रिएजेंट्स मिले हुए हैं। हम जो अवॉइड करना चाहें उस ग्रुप को अवॉइड करके रिएक्शन करा सकते हैं। ये कहलाएगी वुल्फ-किश्नर और ये है क्लेमेंसन। तो जिस एल्काइल ग्रुप को आप चाहो वो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे मिल जाएगा विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, ठीक है?
नंबर 2, आप यहाँ पे बेंजीन कितना भी एक्सेस में रखो, पर आपने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ, कितना भी एक्सेस में रख लो बेंजीन, रिएक्शन कितनी बार होगी? एक ही बार होगी। क्यों? क्योंकि पॉलीएसाइलेशन नहीं होता, रिंग डीएक्टिवेट हो चुके, सीधे बनाते हैं प्रोडक्ट। अरे बेंजीन एक्सेस में लेने से तो क्या ही फायदा हुआ, वो तो फिर भी एक ही बार रिएक्शन देगा, बल्कि रिएजेंट एक्सिस में लेंगे तो भी एक बार रिएक्शन होगी, ये बोलना चाहिए। ये बेंजीन एक्सिस में लोगे तो वैसे भी बेंजीन पे अटैक होगा ना, तो वहां तो हम पॉली एल्काइलेशन को भी हटाने के लिए बेंजीन को एक्सेस में ले रहे थे, एक्सेस में लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये ध्यान रखना कि फर्दर रिएक्शन नहीं होती। इसको एक और रिएक्शन से प्रूव कर सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर से। AlCl3 आपके पास एक्सेस में है, इसमें तो वैसे भी क्या कराओगे दोबारा, कोई फायदा ही नहीं हुआ, इस पे अटैक होगा दोबारा, तो इस पे होना ही नहीं है। इसमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है बेसिकली, तो पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, इसको समझाने के लिए एक और रिएक्शन लिखेंगे। खैर इसको करो पहले, इसमें देखो कोई फायदा तो होगा नहीं, यहाँ पे जरूर मैं इस रिएक्शन को आगे बढ़ा देती हूँ कि आगे फर्दर एक बेंजीन से और रिएक्ट करा दिया, इतना कर लो। मैम एक बार सेकंड रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगी? क्या पूछ रहे हो? मैम सेकंड रिएक्शन एक्सप्लेन कर सेकंड दीजिए। रिएक्शन, यहाँ पे AlCl3 इस ऑक्सीजन से लेगा ना लोन पेयर, इस पे प्लस आएगा तो ये विड्रॉ करेगा, ठीक है। हाँ हो गया थर्ड वाला। हो गया थर्ड कंप्लीट। क्या बन रहा है प्रोडक्ट? पहले कहां से कार्बोकेटाइन बनाया? ठीक है, यहाँ पे हम इस पॉइंट को समझ लें कि केवल रिंग फॉर्मेशन के लिए, जैसे एल्काइलेशन में हमने बोला था कि दोनों जगह से बन सकता है, पर रिंग फॉर्मेशन के लिए हमने बाहर से बनाया, ठीक है। पर यहाँ हम वो रीजन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि अगर एल्काइल और एसाइल दोनों तरफ से कार्बोकेटाइन बन सकता है तो पहले क्या बनाएंगे? एसाइल, क्योंकि एसाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे, बेंजीन इंटरनली इस पे अटैक करेगा, 6 मेंबर्ड रिंग बन गई।
यहाँ पे आ गया CO और यहाँ पे Cl। ठीक है, अब ये रिंग डीएक्टिवेट हो चुकी है, तो अगर आप फर्दर CH3Cl भी डालोगे तो इस बेंजीन पे अटैक नहीं होगा। ये ध्यान रखना है बस कि इस पे जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन आप कराना चाहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट वो अब नहीं होगा, क्योंकि ये -M का ग्रुप इसके साथ जुड़ चुका है। बस आगे तो वही रिएक्शन है, रीअरेंज कराया कि नहीं, कि डायरेक्ट यहीं से प्रोडक्ट बना दिया। मैंने सीधे लिख दिया, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री बेंजाइलिक में जाएगा, तब जाके अटैक होगा। समझ आया कि नहीं ये वाला थर्ड वाला? पोजीशन क्यों बदली? रीअरेंजमेंट। चलो लास्ट ये भी कर लो, फोर्थ वाला। इसमें एंथ्रासीन भी बनेगा और फिनांथ्रीन भी बनेगा, पर सवाल ये है कि मेजर क्या बनेगा। क्वेश्चन है कि लास्ट में आपको मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा। पहले तो बना के देख लो, उसके बाद सोचना। अभी तो ये समझ आया कि बनेगा कैसे फिनांथ्रीन। चलो बता दूं, अब बनाया कि नहीं। Cl गया, यहाँ पे क्या आ गया, केटायन। अब देखो बेंजीन नहीं है, ये नैप्थलीन है, तो दोनों पोजीशन से अटैक होगा, अल्फा से भी और बीटा से भी। तो अगर हम यहाँ पे बीटा से अटैक कराते हैं तो ये बन गया 6 मेंबर्ड रिंग। नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। एक और बनेगा अगर अल्फा पोजीशन से अटैक दिखाया तो ये, ठीक है। इसके बाद दोनों में ही हमने डाल दिया ZnHgHCl, तो ये रिंग हो गई आपके कीटोन से रिड्यूस हो गया। हो गया यहाँ तक। आखिरी में PDC या सेलेनियम डाल के हम हीट करते हैं तो डीहाइड्रोजनेशन होता है, और जो आपका नॉन एरोमेटिक रिंग है वो किस में बदल जाएगा, एरोमेटिक बेंजीन में। तो यहां तक तो हम पहुंच गए कि आखिर एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन कैसे बने। अब सवाल ये था कि मेजर कौन सा बना, बताइए। ये आप लोगों के लिए ही सवाल है, बताओ। फिनेंथ्रीन क्यों? सही है, यही मेजर है। हाँ वही होगा, क्यों, रीजन बताओ। अरे अल्फा पोजीशन पे ज्यादा अटैक होगा ना। अल्फा और बीटा में से कहाँ मेजर बनाते हो, जब नैप्थलीन में आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो कहाँ मेजर बनाते हैं। जो पिछली क्लास में मैंने बताया वो बोला था कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, लेकिन जनरल जब हमने उससे पिछली क्लास में देखा तो क्या बताया था, नैप्थलीन में अल्फा पे मेजर बनता है, बीटा पे नहीं। क्लियर। तो यहाँ पे हम अटैक कहाँ मेजर कराएंगे, अल्फा पे। इंट्रामोलिकुलर है इसलिए हिंड्रेंस की प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्शन क्या है, इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में डेफिनेटली आपको सोचना पड़ता है कि अटैक कहाँ पे प्रेफर करेगा। हम तो तब भी अल्फा पे अटैक करा रहे होते हैं, जब बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आता है तब भी कहाँ कराते हैं अटैक, नैप्थलीन में।
ठीक है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट, इसमें देखो रिएक्शंस की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, पर हमें आगे भी सिलेबस करना है, तो इसको हम हालांकि अभी बताना तो पड़ेगा। साइक्लिक एनहाइड्राइड से जो रिएक्शन है उसके भी एक दो एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, जैसे थैलिक एनहाइड्राइड या फिर आपका सक्सेनिक एनहाइड्राइड, है ना, बेंजीन के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में तो ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो चुकेगा, लेकिन हम इसके आगे फिनॉल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिनॉल और उसके बाद एनिलीन, एरोमेटिक ही कंप्लीट करना है। ठीक, तो कुछ होमवर्क दें, इसमें आप एरोमेटिक तक पूरा कर चुके हैं, तो आपका कौन सा सेक्शन हो जाएगा? बी। देख नहीं, ए था ना इसके ऊपर, तो बी तो आपका इस पे था, फ्री रेडिकल पे, देखो, और ए पूरा इस पे है। हाँ, तो ए सेक्शन कंप्लीट कर लो और बी सेक्शन भी कर लो, सी रख बचेगा केवल। फ्री रेडिकल एडिशन बाकी है। फ्री रेडिकल एडिशन जो है वो सिर्फ एक ही रिएक्शन होती है, आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी एक बार बोल देती हूँ क्योंकि बी सेक्शन करोगे। आपने पढ़ा है एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है, खराश इफेक्ट। बेसिकली उसमें क्या होता है, HBr परऑक्साइड लेते हैं, तो जो प्रोडक्ट मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग बनता था उसका अपोजिट बनता है। चलो एक ही लाइन का है, अगली क्लास में बता दूंगी, बी सेक्शन तब कंप्लीट कर लेना। तो फ्री रेडिकल एडिशन एक ही जगह होता है पूरे ऑर्गेनिक में और कहीं नहीं होता, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ए तो पूरा कर लेना, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में, ठीक है।